प्यारे मित्रों, हम लोगों ने हिंदी का तकनीकी और प्रायोजनिक विस्तार से संबंधित सारे नोट्स पढ़ लिए हैं। अगर आपने ना देखा हो तो आप ज़रूर देख लें। आपको ये नोट जो है सरकारी पत्र के नाम से, प्रायोजनिक हिंदी के नाम से और प्रारूपण आपको पल्लवन प्रतिवेदन इनके नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उससे जुड़े हुए MCQs हम लोग बनाते हैं। इसमें 123 MCQs हैं। ठीक है। चलिए फटाफट समय गंवाए बिना, तो पहला प्रश्न है आपका कि किसी भी विषय के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है। ठीक है ना। तो वो कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रयोजन मूलक कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है सभी लिखित भाषाओं के विश्वव्यापी कोड क्या हैं। तो बताना है आपको। तो वो है आपका यूनिकोड। यूनिकोड उपयोग करने वाली कंपनियां कौन कौन सी हैं? ठीक है। तो आपको बताना है, जल्द बताएं आप। तो सभी हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, लाइनेक्स है और ओरोकेल है। कोडिंग पद्धति कैसी है बताना है आपको। तो कोडिंग पद्धति कैसी है? तो सभी हैं, फ्रंट युक्त, प्लेटफॉर्म युक्त, ब्राउज़र युक्त। ठीक है। आगे है कंप्यूटर पर हिंदी की सामग्री उपलब्ध कराने में किसकी भूमिका होती है, किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो वो होती है यूनिकोड की। छठा प्रश्न है, मिलान करना है आपको यूनिकोड का हिंदी में प्रयोग। ठीक है ना। तो सजाल का अर्थ, सजाल जो है वो वेबसाइट होता है। चिट्ठे का मतलब क्या हो गया? वो ब्लॉग में चला गया। विपत्र किसे कहते हैं? तो विपत्र हो गया आपका ईमेल हो गया। ठीक है ना। और गपशप किस में चला जाएगा बताइए? तो गपशप चला जाएगा चैट में। वहीं खोज किस में चला जाएगा? वेब सर्च में। और सरल मोबाइल संदेश SMS में चला जाएगा। भारत सरकार के कुछ विभाग हिंदी के समाचार पत्र तथा कुछ हिंदी पोर्टलों ने अपनी वेबसाइट के लिए किसका प्रयोग आरंभ कर दिया है? तो बताना है आपको। तो इसका उत्तर होगा यूनिकोड। भाषा में संगत सामग्री का निर्माण होता है। भाषा में किसका निर्माण होता है? तो बताना है आपको। तो आधुनिकीकरण से। भाषा में संगत सामग्री का निर्माण होता है आधुनिकीकरण से। कंप्यूटर पर हिंदी सामग्री उपलब्ध कराने की किसकी भूमिका होती है? तो कंप्यूटर पर हिंदी सामग्री उपलब्ध कराने की भूमिका होती है आपकी यूनिकोड की। ठीक है। इंटरनेट ईमेल किस युग के साधन है बताना है आपको। तो इंटरनेट और ईमेल किस युग के साधन हैं? तो वो हैं आपके प्रौद्योगिकी के। 11वां प्रश्न है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग किसके अधीन होता है? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग किसके अधीन होता है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के अधीन होता है। ठीक है ना। आगे 12वां प्रश्न, भाषा के इस्तेमाल के लिए योजना किस भाषा के आयाम है? भाषा के इस्तेमाल के लिए योजना किस भाषा के आयाम है? तो इसका उत्तर होगा प्रयोजन मूलक। भाषा के इस्तेमाल के लिए योजना किस भाषा का आयाम है? तो प्रयोजन मूलक है। सिनेमा, रेडियो, पत्र पत्रिका किस स्तर पर हिंदी में सहायक हैं? सिनेमा, रेडियो, पत्र पत्रिका किस स्तर पर हिंदी में सहायक हैं? इसका उत्तर होगा मानकीकरण। मानकीकरण। यूनेस्को के सर्वेक्षण के अनुसार इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का प्रतिशत कितना है? यूनेस्को के सर्वेक्षण के अनुसार इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का प्रतिशत कितना है? तो आपको बताना है। तो 82% अंग्रेज़ी है। ठीक है ना। 82% अंग्रेज़ी सूचनाओं का प्रतिशत है। 15वां प्रश्न है भाषा के मानकीकरण में महत्व किसका है? बताना है आपको। तो भाषा के मानकीकरण में किसका महत्व है? तो व्याकरण का महत्व होता है। व्याकरण का महत्व। भाषा के यांत्रिकरण की शुरुआत किससे होती है? तो भाषा के यांत्रिकरण की शुरुआत होती है टाइपराइटर से। किससे होती है? टाइपराइटर से। कार्यालय हिंदी भाषा के कितने रूप हैं? कार्यालय हिंदी भाषा कितने रूप हैं? तो आपके हैं 2। कितने हैं? 2।
संविधान में राजभाषा के अनेक प्रयोजनों में से एक प्रयोजन कौन सा है? संविधान में राजभाषा के अनेक प्रयोजनों में से एक प्रयोजन कौन सा है? तो बताना है आपको। तो वो है प्रशासकीय प्रशासकीय प्रयोजन एक है। ऑफिशियली शब्द का एक अन्य अर्थ क्या है? ऑफिशियली शब्द का एक अन्य अर्थ क्या है? तो राजकीय है। क्या है? राजकीय है। प्रौद्योगिकी के युग में मनुष्य के लिए कौन से साधन उपयोगी हैं? प्रौद्योगिकी के लिए मृत्यु के युग में मनुष्य के लिए कौन से साधन उपयोगी हैं? तो वो हैं ईमेल। आधुनिक युग के कई क्षेत्रों में किस माध्यम से संप्रेषण होता है? तो आपका भाषा के माध्यम से। बाजार की भाषा कौन सी है? तो आपकी प्रयोजन मूलक है। ठीक है, आपकी है। एक ही विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारी या अधिकारी टिप्पणी लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो आंतरिक टिप्पणी कहते हैं। विषय वस्तु के आधार पर कौन से टिप्पणी के अंतर्गत नियमों, उपनियमों और तर्कों का सहारा लिया जाता है? तो वो है परिपूर्ण और संपूर्ण। दोनों एक ही शब्द हैं, यानी ग, क और ख दोनों। किस जनसंचार के माध्यम से समाज की बड़ी उपलब्धियां निर्माण और सृजन हुई है? अथवा जनसंचार की दृष्टि से मानव सभ्यता की एक बड़ी उपलब्धि क्या है? तीसरा क्वेश्चन उसी में है। मीडिया से संबंधित व्यक्ति के लिए किससे परिचित रहना आवश्यक है? तीनों का आंसर एक ही होगा आपका, और वो होगा आपका भाषा। किस क्षेत्र में प्रयोजन मूलक सामग्री और प्रशिक्षण से सहायता मिलती है? तो वो है भाषा विज्ञान। गैर सरकारी स्तर पर भारत के किस क्षेत्र में सिनेमा ने विशेषकर हिंदी का प्रचार प्रसार किया है? तो दक्षिण ने। हिंदी को सरकारी हिंदी की संज्ञा दे सकते हैं? तो आपका होगा कार्यालय हिंदी। कार्यालय हिंदी के कितने प्रमुख कार्य हैं? तो कार्यालय हिंदी के प्रमुख कार्य 6 हैं। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों का संस्थानों में किसी विषय से संबंधित पत्र को अंतिम रूप देने से पहले उसका एक लिखित आलेख तैयार किया जाता है। उस लिखित आलेख को क्या कहते हैं? तो प्रारूपण कहते हैं। जीवन में यंत्रों के प्रयोग के साथ क्या जुड़ी हैं? तो प्रौद्योगिकी। आज के मनुष्य किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो आज के मनुष्य कंप्यूटर से जुड़े हैं। 19वीं शताब्दी के आसपास दूर संचार हेतु कौन सी मशीन का आविष्कार हुआ है? तो वो है टेलेक्स मशीन का। भाषा के पाठ को कंप्यूटर पर शुद्ध करने और संपादित करने की सुविधा प्रदान करती है? तो कक्षीय मुद्रण। 37वां प्रश्न, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लोगों का संदेश किसके माध्यम से भेजते हैं? तो वो है ईमेल। किसी सरकारी कार्यालय, संस्थान अथवा संगठन में पत्र लेखन से पूर्व उनका प्रारूप अथवा ढांचा तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वहीं एक और क्वेश्चन है उसमें, पत्र के विषय को पहले क्रमबद्ध रूप से वर्गीकृत करने हेतु लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा प्रारूप लेखन। 38 और 39 का आंसर एक होगा प्रारूप लेखन ग। 40 में है, कभी कभी समय बचाने के लिए अधिकारी प्रारूपण में क्या करते हैं? तो संशोधन करते हैं। औपचारिक पत्र के कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार हैं। पत्र के अंग कितने होते हैं? तो पत्र के 4 अंग होते हैं। किस प्रकार के पत्र में बाईं ओर ऊपर कोने में पत्र लेखक का पता लिखा जाता है और उसके नीचे तिथि दी जाती है? तो वो अनौपचारिक पत्र में। टिप्पण के कितने अंग हैं? तो टिप्पण के 3 अंग हैं। टिप्पण को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है?
तो टिप्पण को 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। विषय वस्तु के आधार पर टिप्पणी के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं। प्रसार के माध्यम पर टिप्पणी के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं। संचार माध्यमों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। संचार माध्यम में मौखिक भाषा कैसी होनी चाहिए? तो आपकी उपरोक्त सभी शिष्ट, परिनिष्ठित और मुहावरेदार, चारों तीनों उत्तर होगा इसका। मीडिया की रचनाधर्मिता पर विचार करें तो हम पाते हैं, तो उपरोक्त सही पाते हैं, कला पाते हैं, साहित्य और जीवन। प्रसारण के आधार पर प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में प्रारूपण को ड्राफ्टिंग कहा जाता है, तो उर्दू में क्या कहा जाता है? तो मसौदा कहा जाता है। प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं। इसके कारण हिंदी के शब्द संपत्ति में कई गुण आ गए हैं और उसमें एक रूपता आई है, तो वो है आपकी शब्दकोश के कारण। ऐसा लिखित विवरण है जिसमें तथ्यात्मक पर आधारित किसी घटना, संस्था, विभाग आदि को प्रस्तुत करते हैं, वह क्या है? तो वह है आपका प्रतिवेदन या रिपोर्ट भी कहते हैं उसको। रिपोर्ट की विशेषता क्या है? तो रिपोर्ट की विशेषता क्या है आपकी? अर्थग्रहण। अर्थग्रहण जो है रिपोर्ट की विशेषता है, ना कि मुहावरे या कहानियाँ। रिपोर्ट में डैश पुरुष का प्रयोग नहीं होता है, तो प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं होता है रिपोर्ट में। कार्यालय में कौन से अधिकारी को विस्तृत पत्रों, प्रतिवेदनों आदि को संक्षेप में लिखने से उनका काम आसान होगा? तो ये होगा आपका आंसर, उच्च पदाधिकारी। कौन सा लेखन कला कार्यालय समाचारों का महत्वपूर्ण भाग है? तो कौन सा लेखन कला कार्यालय समाचारों का महत्वपूर्ण भाग है? तो वो है टिप्पणी। हिंदी में टिप्पणी शब्द का अंग्रेजी शब्द है आपका नोटिंग, NOTING, नोटिंग। टिप्पणी लेखन सरकारी कार्यालयों का डैश अंग है, तो अभिन्न अंग है, अभिन्न ग उत्तर होगा। किसी विचाराधीन पत्र के निस्तारण को सरल सुगम बनाने हेतु जो लेख लिखी जाती है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है टिप्पणी। आलेख डैश का एक रूप है, तो आलेख जो है वो निबंध का ही एक रूप है। अच्छे आलेख में किस शैली का प्रयोग होता है? तो अच्छे आलेख में विश्लेषण का प्रयोग होता है। आलेख प्रायः किन विषयों पर लिखे जाते हैं? तो आलेख सभी व्यक्तियों पर लिखे जाते हैं, चाहे वो ज्वलंत मुद्दे हों, करंट, महत्वपूर्ण व्यक्ति हों या अवसर हों। अब हम लोग बारी बारी से टॉपिक वाइज MCQs तैयार कर रहे हैं। तो पहला है प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक भाषा से क्या तात्पर्य है? तो विशिष्ट उद्देश्य से युक्त भाषा क्या कहलाती है? प्रयोजन मूलक भाषा। विज्ञान, तकनीक, विधि, संचार एवं अन्य गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता क्या है? तो सभी है, सरलता, स्पष्टता और वैज्ञानिकता। प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में हिंदी कैसी भाषा है? तो समर्थ भाषा है, ख उत्तर होगा इसका। हिंदी प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में कब स्वीकृत की गई? तो स्वतंत्रता के बाद जो है हिंदी प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में स्वीकृत की गई। किस भाषा ने स्वयं को शब्दों की प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया है? तो वो है हिंदी भाषा। निम्न में से क्या प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप नहीं है? तो वो है सामान्य बोलचाल की हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप नहीं है, और 3 है, कार्यालय हिंदी है, तकनीकी हिंदी है और साहित्यिक हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप हैं। साहित्यिक हिंदी का अन्य नाम क्या है?
तो साहित्यिक हिंदी का अन्य नाम है विशिष्ट प्रयोजन की भाषा। हिंदी बोलने व समझने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो ये तो आसान है, तीसरा स्थान है। निम्न में से क्या प्रयोजन मूलक हिंदी का एक रूप है? तो आपका सभी रूप है, मतलब उपरोक्त सभी हैं। वाणिज्यिक हिंदी भी है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग होने वाली हिंदी भी है, और साहित्यिक हिंदी। ये तीनों के तीनों प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी की क्या विशेषता है? तो इसकी जो है सभी विशेषताएं हैं: वैज्ञानिकता, अनुप्रयुक्तता, सरलता और अस्पष्टता। किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुरूप प्रयुक्त की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी प्रयोजन मूलक। प्रयोजन मूलक किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुरूप प्रयुक्त की जाने वाली भाषा है। प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में भारत में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ये तो विश्वविदित है, हिंदी का प्रयोग। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पे एमसीक्यू तैयार किए हैं, प्रशासनिक हिंदी। हिंदी को राजभाषा घोषित करने से पूर्व सरकारी कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग होता था? तो अंग्रेजी का प्रयोग होता था। सर्वप्रथम प्रशासनिक प्रयोजन हेतु सरकारी कामकाज की हिंदी का विकास किस रूप में हुआ? तो इसका उत्तर होगा अनुवाद की भाषा के रूप में। अनुवाद की भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रशासनिक प्रयोजन हेतु सरकारी कामकाज की हिंदी का विकास के रूप में हुआ। प्रशासनिक हिंदी का पर्यायवाची क्या है? तो प्रशासनिक हिंदी का पर्यायवाची आपका सभी है: कार्यालय हिंदी, राजकाज की हिंदी और सरकारी हिंदी। सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली हिंदी क्या कहलाती है? तो सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली हिंदी कहलाती है प्रशासनिक हिंदी। 83 क्वेश्चन है, निम्न में से प्रशासनिक हिंदी का क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका सभी है: टिप्पण, प्रारूप और संक्षेपण। इसमें प्रशासनिक हिंदी का क्षेत्र है। अगला है प्रशासनिक पत्राचार। सरकारी अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार के लिए प्रयुक्त होने वाले पत्र को क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र सरकारी अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार के लिए प्रयुक्त की जाती है। निम्न में से किस पत्र की भाषा आदेशात्मक होती है? तो अधिसूचना पत्र की भाषा जो है आदेशात्मक होती है। विषय से संबंधित विचारों को क्रमिक रूप से पत्र के किस भाग में लिखा जाता है? तो कलेवर में विषय से संबंधित विचारों को क्रमिक रूप से पत्र के भाग में लिखा जाता है। प्रशासनिक पत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में प्रशासनिक पत्र को बांटा गया है। व्यक्तिगत संस्पर्श किस प्रकार के पत्र व्यवहार की भाषा की विशेषता है? तो वो आपका हो जाएगा अर्ध सरकारी। अर्ध सरकारी व्यक्तिगत संस्पर्श पत्र व्यवहार की भाषा की विशेषता है। संक्षेपण की बात करेंगे हम लोग, अगले टॉपिक के एमसीक्यूज हैं ये। गद्य खंड में व्यक्त विचारों को कम से कम शब्दों में लिखना क्या कहलाता है? तो वो संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण संक्षेपण पढ़ लेने के बाद किसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है? तो वो नहीं होती है आपकी मूल संदर्भ को। संक्षेपण के कितने गुण हैं? तो संक्षेपण के आपके गुण हैं 6 गुण हैं संक्षेपण के। 101 प्रश्न, संक्षेपण का प्रधान गुण कौन सा है? तो संक्षेपण का प्रधान गुण है संक्षिप्तता। संक्षिप्त करना, समरी लिखना ही संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण का कौन सा गुण है? तो सभी हैं। संक्षेपण में सभी गुण होते हैं: शुद्धता, प्रवाह और क्रमबद्धता, स्पष्टता। ठीक है। 101 का एक और क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, 101 का हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 101 में 2 क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर।
तो पहला का 101 का संक्षिप्तता हो जाएगा और संक्षेपण का कौन सा है, तो ये दोनों ही मतलब 101 क्वेश्चन हो। गलती से मैंने ये नंबरिंग कर दी थी, आप लोग ध्यान दे देंगे। संक्षेपण के पाठक के समक्ष क्या नहीं होता है, तो संक्षेपण के पाठक के समक्ष क्या नहीं होता है, तो मूल संदर्भ नहीं होता है। संक्षेपण के कितने भेद हैं, तो संक्षेपण के भेद हैं दो भेद हैं संक्षेपण के। प्रवाह एवं सारिणी किस गद्य खंड के भेद हैं, तो प्रवाह और सारिणी जो है वो संक्षेपण के भेद हैं। तालिका संक्षेपण का अन्य नाम क्या है, तो तालिका संक्षेपण का अन्य नाम है सारिणी संक्षेपण। सारिणी संक्षेपण जो है तालिका संक्षेपण का अन्य नाम है। अगला प्रश्न है आपका कि कार्यालयीय टिप्पण पर प्रश्न बनाया गया है आपका। कार्यालयीय कार्यों में नोटिंग का अर्थ क्या है, तो कार्यालयीय कार्यों में नोटिंग का अर्थ होता है आपका टिप्पण लिखना। क्या होता है, टिप्पण लिखना ही नोटिंग कहलाता है। अवलोकनार्थ प्रस्तुत अभिव्यक्ति किस वर्ग की है, तो अवलोकनार्थ प्रस्तुत अभिव्यक्ति वर्ग किसकी है, वह किस वर्ग की है, तो वो है आपकी सामान्य टिप्पण की। मिनट किसे कहते हैं, तो मिनट जो है मंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई टिप्पण को मिनट कहते हैं। मतलब मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई टिप्पण को क्या कहते हैं, मिनट कहते हैं। तो 108 का क्वेश्चन का हो जाएगा सी आंसर। किसी भी विचाराधीन पत्र के निस्तारण के लिए लिखी जाने वाली अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं, तो वो टिप्पण कहते हैं। किसी भी विचाराधीन पत्र के निस्तारण के लिए लिखी जाने वाली अभिव्यक्ति टिप्पण कहलाती है। कार्यालय टिप्पण का होता है, तो कार्यालय टिप्पण का प्रयोग होता है किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों तथ्यों के अनुरूप विचार हेतु। तो इसका उत्तर होगा सी। किसी अनौपचारिक टिप्पण क्या है, तो अनौपचारिक टिप्पण क्या होता है आपका अप्रशासकीय टिप्पण। अनौपचारिक टिप्पण क्या है, अप्रशासकीय टिप्पण। आगे है टिप्पण की समाप्ति पर टिप्पणकर्ता के हस्ताक्षर सहित और क्या अंकित करना चाहिए, तो टिप्पण की समाप्ति पर टिप्पणकर्ता के हस्ताक्षर सहित जो है आपका दिनांक अंकित करना चाहिए। टिप्पण के आरंभ में तथा अंत में किसका उल्लेख होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। तो टिप्पण के आरंभ में पत्र संख्या का प्रयोग होता है और अंत में हस्ताक्षर और दिनांक का उल्लेख होता है। तो आरंभ में टिप्पण के पत्र संख्या लिखी जाती है और अंत में हस्ताक्षर के साथ दिनांक लिखा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। 114वां प्रश्न, सरकारी कार्यालयों में कार्य संपादन का माध्यम क्या होता है, तो सरकारी कार्यालयों में कार्य संपादन का माध्यम होता है टिप्पण। क्या होता है, टिप्पण। टिप्पण पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो टिप्पण पत्र का मुख्य उद्देश्य है स्पष्टीकरण। दिनचर्यात्मक संक्षिप्त टिप्पण कहाँ किया जाता है, दिनचर्यात्मक संक्षिप्त टिप्पण कहाँ किया जाता है, तो मूल पत्र के हाशिए पर। हाशिए मतलब सबसे नीचे पर, मूल पत्र के नीचे यानी हाशिए पर। आगे है प्रारूपण से एमसीक्यूज। प्रारूपण के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं, तो सभी हैं। प्रारूपण को आपको आलेखन भी कहा जाता है, प्रालेखन भी कहा जाता है और मसौदा लेखन भी कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का हिंदी अर्थ क्या है, तो अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का हिंदी अर्थ है प्रारूपण। क्या है, प्रारूपण। आगे है सरकारी कार्यालयों में पत्र व्यवहार की पद्धतियों के अनुरूप पत्रों का मसौदा तैयार करना क्या कहलाता है, तो प्रारूपण कहलाता है। सरकारी कार्यालयों में पत्र व्यवहार की पद्धतियों के अनुरूप पत्रों का मसौदा तैयार करना क्या कहलाता है, प्रारूपण कहलाता है। प्रारूप तैयार करते समय उसमें सबसे पहले किसका अंकन होना चाहिए, तो सबसे पहले अंकन होना चाहिए पत्र संख्या का। प्रारूप लेखन करते समय उसमें सबसे पहले पत्र संख्या का अंकन होना चाहिए। आगे प्रश्न है
प्रतिवेदन से सरकारी कार्यालयों में घटित होने वाली घटनाओं पर आधारित तैयार किया गया प्रामाणिक विवरण क्या कहलाता है। वहीं दूसरा प्रश्न है इसमें, तथ्यों का विश्लेषण करके निष्कर्ष एवं सुझाव प्रस्तुत करना किसका उद्देश्य है। तीसरा प्रश्न और है, संस्थान विभाग में जो बैठक आयोजित की जाती है तथा उसकी जो कार्यवाही होती है उसका लिखित रूप में प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है। आगे एक और क्वेश्चन है इसी में, घटनाओं एवं स्थितियों के वर्णन हेतु निम्न में से मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता है। तो ये चार उत्तर हैं। चार उत्तर में एक ही उत्तर होगा ना, लेकिन प्रश्न कितने हैं, 1 2 3 4, चार प्रश्न का एक ही उत्तर होगा और वो आप समझ चुके हैं, वो होगा प्रतिवेदन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रतिवेदन की भाषा में किस पुरुष का प्रयोग वर्जित है। ठीक है ना, तो आपको प्रथम पुरुष का जो है प्रयोग क्या होता है, वर्जित होता है। किसमें, प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट में। प्रतिवेदन के अंत में क्या होता है, क्या लिखा होता है प्रतिवेदन के अंत में, तो प्रतिवेदक का हस्ताक्षर दिया रहता है। किसमें, प्रतिवेदन के अंत में। तो ये मैंने जो आपके लिए एमसीक्यूज़ लाए हैं, ये सारे एमसीक्यूज़ जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आसान एमसीक्यूज़ मैं नहीं लेकर आता हूँ, क्योंकि आसान तो आप सब जानते हैं, पढ़ते हैं। तो ये देख लीजिए आंसर है, आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं, मिलान कर सकते हैं अगर आपने बनाया होगा तो। ठीक है, चलिए।